मैंने और बहुत सारे नोट्स लाए हैं। टाइप कर दिया मैंने। ठीक। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी सम्मानीय चिकित्सकों का मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और सम्मानीय हैं। तो आज हम लोग ना सन्निपात स्वर भेद के लक्षण पढ़ेंगे। और क्या है ना कि माधव निदान कितना भी पढ़ें तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमारा रह गया है, हमें और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेशेंट ऐसे ही आते हैं। पेशेंट में हम जब देखते हैं, लक्षण देखते हैं ना, तो हमें ऐसे ही देखते हैं, लेकिन हम ऋषि मुनि लोगों का जो दृष्टि था वो उस हिसाब से मैच करने के लिए हम लोग को और अभ्यास करना चाहिए। तो सन्निपात स्वर भेद के लक्षण देखते हैं और आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइएगा। अगर आप लोगों ने देखे हैं ऐसे पेशेंट तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग 1 साल बाद हमें फिर से बताने वाले हैं, क्योंकि हम ये कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे माधव निदान। तो आप जब भी पेशेंट देखेंगे आप लोग दिमाग में उसको नोट लिख भी लीजिए और दिमाग में भी ध्यान में रखिए, फिर आप हमें 1 साल बाद फिर बताइएगा। तो अभी आप सन्निपात स्वर भेद के लक्षण देखिए। इसमें क्या रहता है कि तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें बोल रहे हैं कि सर्वात्मके भवति सर्व विकार संपत्तम चाप्य साध्य मृष्य स्वर भेद माहु। इसका मतलब यह है कि सन्निपात स्वर भेद में वातदि तीनों दोषों के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अतः अवस्था विशेष के अनुसार यह रोग असाध्य भी हो जाता है, क्योंकि और कभी कभी क्वचित साध्य भी हो सकता है। अगर मतलब पेशेंट का बल अच्छा है, अग्नि अच्छा है, दोष इतने ज्यादा नहीं बढ़े हुए हैं, तो ये ठीक भी हो जाता है। चिकित्सा आरंभ करते समय वैद्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह रोगी के अभिभावकों को स्पष्ट कर देवे कि यह रोगी असाध्य है। भाग्यवश ही रोगी ठीक हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बात हमें बता देना चाहिए। लेकिन यह 100% ठीक हो जाएगा ऐसा हम गारंटी नहीं देंगे। दूसरा बात है कि टीकाकार इसमें ऐसा बोलते हैं सान्निपातिक स्वर भेद में। सान्निपातिक स्वर भेद में बोल रहे हैं सर्वात्मकम इत्यादि। सर्वात्मकम ये शब्द से शुरू किया गया है। सर्व विकार संपदिति उक्त वातादि स्वर भेदादि भेद लिंग योग। इसका मतलब यह है कि सर्व विकार संपत मतलब तीनों दोषों के होने वाले सारे लक्षण इस स्वर सान्निपातिक स्वर भेद में आते हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि तम चाप्य साध्यमिति अपि शब्दो भिन्न क्रमे असाध्यमपि तेन सर्वजे क्षयजे चापि प्रत्यक्षायाचरेत क्रियाम इति सुश्रुत वचनम उपपन्नम भवति इति। इसका मतलब यह है कि तम चाप्य साध्यम, यहाँ पर अपि शब्द भिन्न क्रम का द्योतक है। सान्निपातिक स्वरभेद असाध्य भी होता है और साध्य भी होता है। इससे छजे सर्वजे छजे वाई वापी
इत्यादि शुश्रुतवचन भी सार्थक हो जाता है। अर्थात सन्निपात 6 स्वरभेद से प्रत्याख्यान चिकित्सा करना चाहिए। वह प्रत्याख्यान समझ के हमें चिकित्सा करना है कि यह मुश्किल से ठीक होगा, और दूसरा बात है कि यह असाध्य अवस्था में जाने के ज्यादा चांसेस है इसके, इसलिए प्रत्याख्यान समझ के इसकी चिकित्सा करना चाहिए। क्योंकि रोगी कई बार ठीक भी हो जाता है और कभी-कभी असाध्य हो जाता है, उसका सिद्ध होना असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में सुश्रुत वचन निरर्थक हो जाता है। क्योंकि सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं, सुश्रुताचार्य जी का मत है कि यह असाध्य होता है, लेकिन यहाँ पर टीकाकार बोलते हैं कि यह कभी ठीक भी हो जाता है, कभी नहीं भी ठीक होता है, कभी प्रत्याख्यान भी हो जाता है। इसलिए सन्निपातिक स्वरभेद को साध्य भी मानना चाहिए और असाध्य भी मानना चाहिए। ठीक है, इतना इन्होंने बोल दिया है। अभी आप लोगों में से सभी चिकित्सक लोगों से ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सन्निपातिक स्वरभेद देखा है क्या? अगर देखा है तो कृपया बताइए, नहीं देखा है तो हम क्षयज वाला पढ़ेंगे। डॉक्टर आकांक्षा मैम, कंचन मैम, आपने सन्निपातिक वाले देखे हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सर ऐसे मतलब डायग्नोस तो नहीं किया है कभी कि सन्निपातज है करके, पर आते हैं सर पेशेंट। मुझे मोस्टली ना ये कैंसर पेशेंट में दिखा है स्वरभेद की, जहाँ पे वो कभी बहुत बार होता है कि मैं कितना भी ट्राई करूँ तो भी वो ठीक नहीं होता है। अभी भी मेरी एक फ्रेंड है, मैंने 2-3 दिन पहले भी शायद उसका जिक्र किया था, तो उसका सर ये एक तो पेशेंट कैसे है ना, दोनों भी डॉक्टर है और उनका जब आयुर्वेद डॉक्टर होने के बाद भी वो पूरा एलोपैथ पे मतलब डिपेंडेंट रहे हैं। तो ये यहाँ पे उसका स्वरभेद जो हुआ है ना सर, उसमें मैंने सिंपल सिंपल मेडिसिन बताई थी जो कि मुझे लग रहा था कि अच्छे से वर्क करेगी, पर वो उन्होंने वो भी मैंने बोला मुलेटिक वात का एटलीस्ट गंडूश करो या कवर करो, तो उन्होंने वो भी नहीं किया सर। उन्होंने बिटाडिन का किया। फिर 2 दिन के बाद फिर से पूछा मुझे, तो फिर मैंने बोला थोड़ा आयुर्वेद को अपना के देखो, तो सर 2 दिन के बाद फिर से उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो बोले मुझे वो ज्यादा बिटाडिन से ज्यादा मुलेठी का अच्छा लगा सर। और कैसे है ना, यहाँ पे उनका आवाज कभी कभी खुला हुआ सा, मतलब फोन पे भी बात करते हैं ना तो खुला हुआ सा लगता है, कभी कभी फिर से बैठा हुआ लगता है। और 5-6 साल पहले मैंने एक पेशेंट देखी थी, वो भी लंग कैंसर की थी। तो उसमें सर बिल्कुल जब आई थी ना तो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलता था उसका, मतलब बोलती थी ना तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या बोल रही, इतना मतलब अंदर आवाज था उसका। फिर जैसे उसको 1 महीना ट्रीट किया था ना, तो उसका आवाज मतलब जब सेकंड टाइम आई थी ना तो मुझे भी नहीं लगा था सर कि ऐसे इतनी आसानी से बोल पाएगी करके, तो एकदम आवाज ठीक हो गया था। फिर से कुछ दिन और ट्रीट किया मैंने उसको, तो फिर से बैठा। तो मैं उसको हमेशा पूछती थी खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, तो सर वो पक्का गड़बड़ कर रही थी खाने पीने में। तो मतलब हम फायदा देते हैं, पर बहुत बार ये आहार विहार हेतु जो होते हैं पेशेंट सुनते नहीं है ना, तो उसकी वजह से वो फिर से बार बार तकलीफ लगती है। पर अभी इसको मैं नहीं सर कि इसकी सन्निपाती स्वरभेद है ऐसे करके मैंने नहीं ये डायग्नोस किया था। पर आप जैसे अभी पढ़ा रहे हो ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम पक्का इसको ऐसे ही डायग्नोस करोगी कि ये वातज पित्तज कफज या सन्निपातज किस में जा रहा अगर है। उसमें कर्कश आवाज है और ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, मल मूत्र वगैरह ब्लैकिश हो रहा है, तो वातज टाइप दिखेगा। पित्त वाले में दाह हो रहा है, बर्निंग वगैरह हो रहा है, पित्त के जी जी। सिम्टम। और कफ वाले में कफ बहुत ज्यादा निकल रहा है। और मैं ऐसे सिम्टम्स के हिसाब से, आप कोई भी पेशेंट आते हैं ना तो वात के कौन से सिम्टम है, पित्त के कौन से, कफ के कौन से, सब लिख लिया करिए पेज पे। फिर समझ आएगा कि वात का इतना डोमिनेंस है, पित्त का इतना डोमिनेंस है। जैसे हम प्रकृति परीक्षण करते हैं वैसे ही ना, वात पित्त कफ का निकालिए और सन्निपातिक में कितना वात है, ऐसे करेंगे तो बहुत इजी जाएगा फिर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू आपका। और डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे कैंसर के पेशेंट जो सन्निपातिक स्वर भेद भी लग रहा है? हाँ सर, देखे हैं, लेकिन इस तरीके से डायग्नोसिस कभी नहीं आप की कि करिए, ये सन्निपातिक है। आप जी करिए सर। आप ना उनको ऐसे वात के कौन से सिम्टम है, पित्त के कौन से, कफ के कौन से, ऐसे जी करके सर। कैंसर पेशेंट में आप देखिए, जी सर। जी सर, कैंसर के पेशेंट में। आगे करते हैं इसको ऐसे। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि एलोपैथी के डॉक्टर्स कितना रिसर्च करते हैं, आयुर्वेद के लोगों को तो पहले तो मालूम ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। और फिर हम अगर पढ़ते हैं तो फिर हमें डाउट्स रहते हैं कि ये वही चीज है क्या। तो इसीलिए आयुष दर्पण पे आप बताया करिए, हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में। जी सर। हाँ, थैंक यू आपका। डॉक्टर अनुरिता मैम, आपने देखे हैं कैंसर के पेशेंट? अनुरिता मैडम, सर मैं वही पेशेंट ज्यादा देखती हूँ, बोलिए ना सर। आपने देखे हैं क्या सन्निपातिक स्वर भेद के लक्षण? सर अभी आप पढ़ा रहे हैं तो सन्निपातिक स्वर
भी पता चल रहा है, लेकिन मतलब काफी सारे केसेस जिनका मेटास्टेसिस है, जिनका ओरल कैंसर है, या फिर मेटास्टेसिस में उनकी जो नर्व है उसका कॉम्प्रेशन है, तो ऐसे चीज में स्वरभेद ये लक्षण भी दिखता है। स्वरभेद के साथ में फेरेंजियल इन्फेक्शन वगैरह जो है ये बहुत इजीली, मतलब अगर नोड्स इन्वॉल्वमेंट है तो अपना आप एक काम किसी करिएगा, लोकल कॉर्ड। आपके पास बोलिए ऐसे ना। कैंसर के पेशेंट आते हैं, थ्रोट के कैंसर के, तो आप उनके हाँ। शॉर्ट वीडियो बना के हमारे लिए भेजिए, आयुष दर्पण के चिकित्सक को, और ऐसे थोड़ा सर बताइए। मेडिकली सर नहीं परमिशन रहता है, जो परमिशन देंगे उनका जरूर भेजूंगी। कुछ पिछले वाले पेशेंट के क्लिप्स है, तो वो अगर मुझे मिल जाते तो मैं जरूर भेजूंगी, हाँ, क्योंकि हमारे चिकित्सकों जो के लिए ओरल कैंसर। करिए आप। हाँ हाँ सर, पक्का। ठीक है, और किसी ने कुछ देखा है तो बताइए। ज्यादातर ये कैंसर के ही पेशेंट रहते हैं, सन्निपातिक स्वरभेद के। अगर किसी को बताना है तो बताइए, नहीं तो आप लोग देखिएगा फिर हमें बताइएगा। अब हम सर एक ऐसी केस थी सर कि जिसका ब्रेन में लीजन था, मतलब ट्यूमर था, और ग्लाइमो की केस थी। बिकॉज वो पेशेंट बहुत एंड स्टेज में आया था, और पेशेंट डिस्टेंट पेशेंट था, मतलब मैं नागपुर फ्लाई करके नहीं जा पाई थी अब ये उनका। लोग नागपुर फ्लाई करके नहीं जा पाए, ये बाकी का नहीं छोड़ के पेशेंट के बारे में बस बताइए। सुनिए ना, हाँ सर, तो वो पेशेंट मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने उसका वीडियो देखा है। हाँ, वो पेशेंट को ट्रीट करते वक्त में शुरुआत में जो है मतलब पेन और वगैरह था, उनको काफी खाना वगैरह नहीं खा सकते थे, उनको ट्रीटमेंट वगैरह, लेकिन विद इन 1 वीक उस पेशेंट के मतलब बाल बाल वगैरह झड़ते थे, ऐसे सिम्टम दिखे। लेकिन 1 हफ्ते के बाद में उनका फोन आया था कि उनका आवाज जा रहा है। वो आवाज, मतलब ऑफ कोर्स इट वाज कंप्रेशन ऑफ एनी नर्व, लेकिन उस पेशेंट का वो आवाज जाता था, या फिर कभी कभी मिन मिन गदगद, जो हमारे इसमें बताया ना, वैसी आवाज आती थी। तो फिर ये ऐसे जो सिम्टम है मैंने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो ऐसे। केमोथेरेपी ले रहे हैं, अरिष्ट हाँ सूचक लक्षण आ गया, मेटास्टेसिस हाँ बढ़ गया और आवाज बंद हो हाँ रही है। हाँ, आवाज तो फिर बंद ये होने भी। से दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, और फिर डेथ हो गई। हम्म तो फिर ये इसी स्वर भेद में पकड़ेंगे क्या? हाँ, सान्निपातिक सारे सिम्टम्स ऐसे दिखे, और उसमें हम हाँ सर, बचा नहीं पाए, ना एलोपैथी बचा पाए ना आयुर्वेद। ऐसे है, वही। अरिष्ट सूचक पकड़ लिया अगर सिम्टम तो गए, तो हो गए। हम्म ठीक है, हम लोग ना अब क्षय स्वरभेद पढ़ेंगे, क्योंकि ना बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप लोग को देखिए सुबह सुबह पढ़ने का मन करता है कि हम, और फिर पेशेंट हमारे जो भी है, पेशेंट में हमारा डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए माधव निदान की वजह से। अब इसमें क्षय स्वरभेद के लक्षण देखिए, इसमें धातुओं का क्षय हुआ है ना। तो इसमें क्या बताया है कि धुप्येत वाक क्षय कृते क्षयम वाप्न्याच वागेश चापी हत वाक परिवर्जनीय। इसका मतलब क्या है कि धातु क्षयजन्य स्वर भेद में गले में से धुआं सा निकलता प्रतीत होता है, और उसके साथ ही गले में पीड़ा भी होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, वाणी क्षय को प्राप्त हो जाती है, मतलब बहुत धीमी धीमी आवाज आती है, क्योंकि धातुओं का क्षय है। यहाँ पे राज्य यक्ष्मा में भी स्वर भेद हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो माल नरिश लोग रहते हैं, या आप लोगों ने 10 दिन खाना नहीं खाया, तो फिर आप लोगों का आवाज कितना ऐसे मंद हो जाता है, क्योंकि धातु क्षय हो जाता है। फिर बोल रहे हैं कि इसमें जब तक ओज क्षय का कारण आवाज बंद हो जाए तब तक साध्य रह जाता है। ओज का नाश होने से स्वरभेद वसुधा असाध्य ही हो जाता है। यक्ष्मा के कारण होने वाले स्वरभेद में प्राय देखा जाता है, और रोगी के स्वस्थ होने पर भी आवाज ठीक नहीं हो पाती है। इसमें क्षय इतना ज्यादा हो जाता है, तो इसको असाध्य समझना चाहिए, क्योंकि इसमें धातु क्षय बहुत ज्यादा हो जा रहा है। फिर टीकाकार बोलते हैं शैजम आह दुप्ये इत्यादि दुप्येत वागेति सधुमेव निर्गच्छन्ति वेदनायानुभूयते क्षय कृते धातु क्षय कृते स्वर भेदे। मतलब धुप्येत वाग मतलब बोलते समय गले में से जलता हुआ धुआं सा निकलता प्रतीत होता है, गले में पीड़ा भी प्रतीत होती है। क्षय कृते अर्थात रसादी धातु क्षयजन्य स्वर भेद में ऐसा बता रहे हैं। क्षय कृत धातु क्षय, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सभी धातुओं का क्षय हो रहा है, और उसके वजह से हेतु ये है कि क्षय है, और इसके वजह से ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। फिर बोल रहे हैं गले में पीड़ा भी प्रतीत होती है, और फिर बोल रहे हैं कि आवाज भी नष्ट हो जाती है। फिर बोल रहे हैं एत एष स यदा हत वाग भवति ओजः क्षयाद वचना शमस्तदा न साध्य अन्यथा साध्य तेन प्रत्याख्याय
क्रियाकरणमुपपन्नम भवति। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ओजशय के कारण मनुष्य बोलने में अशक्त हो जाता है और यह असाध्य हो जाता है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। अगर जब तक वो बोलने में अशक्त नहीं है और बोल पा रहे, थोड़ा भी बहुत बोल पा रहे, तो वो साध्य हो जाता है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि एषु का मतलब है कि जब तक वातादि दोषजन्य स्वर भेद में रोगी ओजशय के कारण हतवाक हो जाता है, तब वह असाध्य हो जाता है। हतवाक मतलब उसका आवाज जो है वो पूरी तरह से बोलने की शक्ति नष्ट हो गई है। हतवाक, हत मतलब नष्ट और वाक मतलब वाणी, पूरी तरह से बोलने की शक्ति नष्ट हो गई है। ये भी किस लिए? तो क्षय की वजह से, तो इसीलिए इसको असाध्य बोला है। जब थोड़ा बोल पा रहा है तो वो साध्य की तरफ जा सकता है। अगर हमने धातु को बल दिया, ब्रीहण किया, बल्य दिया मेडिसिन, तो वो ठीक हो सकता है। अभी आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर अनुरिता मैडम, आपने ऐसे देखे हैं पेशेंट धातुओं का क्षय पर्टिकुलर? कमल जी, आप यस कुछ सर, बताना चाहती हैं? यस सर, देखिए सर। हाँ, कि क्षय हो रहा है, धातुओं का क्षय, भले वो प्रतिलोम क्षय हो या कैंसर की वजह से क्षय हो, कैसे भी बताइए थोड़ा। सर मतलब जब भी वो प्रतिलोम या अनुलोम क्षय, लेकिन जहाँ पे क्षयजन्य संप्राप्ति, मैंने मेरे मतलब सामने ऐसे केसेस देखे कि वो पेशेंट बहुत अच्छा था और जैसे उसकी क्षमता बढ़ी है, जैसे उसका बल हानि हुआ है, तो उसके बाद में उसकी इतनी कम आवाज हुई है, इतना धीमा स्वर हुआ है। बट आप जो ये मतलब असाध्य बोल रहे हैं ना, वो केसेस तो मतलब हमें पता ही चलते हैं कि बहुत एकदम, लेकिन नॉर्मल इसमें भी कि अगर कोई पेशेंट की संप्राप्ति सीरियस हो रही है पेशेंट की, तो उस इसमें स्वर का हानि और क्षय इस इसमें देखा है। और जैसे पेशेंट को रिजल्ट मिलने लगते हैं तो फिर उसकी आवाज और उसका स्वर बदलने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। तो उसमें से आप समझ सकते हैं कि हाँ, अपना ट्रीटमेंट सही जा रहा है। और ऐसा नहीं कि उनका वो एज ज्यादा है या क्या है, लेकिन उनकी एज के ऊपर वो कुछ नहीं डिपेंड, उनकी क्षय संप्राप्ति पे ज्यादा डिपेंड रहता है। जी, इवन सर अस्पष्ट स्वर और स्पष्ट स्वर, मतलब हानि भी हो रहा है, वीकनेस भी आ रहा है, और प्लस जैसे हम बोलते हैं ना, आपने एक बार स्टटरिंग और इसकी केस बताई थी, तो वैसे कुछ केसेस है कि जिसमें आप जब डील करते हैं अपर लीजन्स को या फिर ब्रेन के लीजन्स को या फिर जो कंपवात वगैरह ऐसे केसेस है, तो उसका लक्षण ये होता है कि अगर आप उनका क्षय रोक पाए, अगर आप उनकी ट्रीटमेंट कर पाए, तो उनका स्वर क्लियर होने लगता है, वो स्पष्ट बोलने लगते हैं। ये भी उसका मतलब इंडिकेशन रहता है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। कमल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जब सर बेड रिटर्न पेशेंट रहते हैं, मेरा एक पेशेंट है, वो अस्थमेटिक भी था, नॉन केस ऑफ डायबिटिक था। उसको बस्ती वगैरह चालू किया था मैंने मलावस्तम के कारण, लेकिन वो तो अच्छा हुआ, लेकिन उसका स्टूल अभी कंट्रोल नहीं हो रहा। और जो ये स्वर भी सन्निपात स्वर क्षय स्वर भेद मानते हैं ना सर, जी, उन्होंने खाना कम कर दिया क्योंकि मोशन को ज्यादा आता है इसीलिए। तो उनका वाणी नाक क्षीण क्षीण, जैसे हतवाक बोलते हैं ना सर, वो बोलना चाहते हैं लेकिन कंठ से आवाज ही नहीं आती पेशेंट को। तो मैंने उनको, जो हमारे माधवी मैम ने बोला था ना कि जीवामूल पे थोड़ा सा विद कर देना, वो हाँ, भी किया मैंने सर। पण जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, यानी वसंत कल्प भी मैंने दिया कि धातु का वर्धन होने के लिए, थोड़ा सा दीपन पाचन भी उनको चालू किया। हाँ, अभी तो बस्ती भी रुक नहीं रहा। मानो बला तेल का दिया है तो भी उनका बस्ती नहीं रुक रहा। तो ऐसे पेशेंट में सर हम स्वर भेद या माने क्षयज स्वर भेद माने, या उनका और कोई पैथोलॉजी होगा इसमें? तो ये मैं कैसे बताऊं? आप बताइए नहीं, ना, क्या मैं पैथोलॉजी इसी है? मैं क्षयज बोलते हो ना सर, लेकिन तो वो ये ठीक है, सेकेंडरी क्षयज भी है, रहेगा। लेकिन नहीं और दूसरी पैथोलॉजी तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं, दूसरी पैथोलॉजी मैंने सब, उनका आघातज भी था, वो बेड से गिर पड़े थे, वो भी हाँ, है तो सर। वो लेकिन भी ये आप करिए। सेकेंडरी, आप तो सर क्षय स्वरभेद हम मानते हैं ना, तो ऐसे बेड रिटर्न पेशेंट को, लेकिन कभी कभार सेकेंडरी मैम बोले अभी अभी तो देखिए, किसी हेतु कुछ भी हो सकता है। आघात आपने कहा, हाँ तो इंजरी हुई है, वो हेतु हाँ कुछ भी है, लेकिन क्षय तो हो रहा है। तो वो हाँ। घुमा फिरा के तो तो सर उधर ही जा इसमें रहा है। धातु वर्धन के लिए हम दे सकते हैं, तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? हाँ, इसमें अभी ये तो बोल रहे ना, ज्यादातर अगर 100% आवाज चला गया तो उसको हाँ असाध्य समझिए।
अगर थोड़ा सा मैम उसका स्कैन हुआ है क्या पेशेंट का गिरने के स्कैन बाद में, हुआ ब्रेन है, स्कैन? ब्रेन का स्कैन किया है मैंने, सेरेब्रल एट्रोफी बोला है, और एमआरआई किया है स्पाइन का, उसमें थोड़ा सा डिजेनरेटिव चेंजेस भी है मैम। हाँ तो मैडम ये सेरिब्रल और एट्रोफी है, खून का बहाव कम है, तो ये सहज में ही आएगा कि धीरे धीरे करके नर्व सूख जाएंगे। हमारे इसमें उसको वात प्रकोप की अवस्था बोलने के बाद में वाक प्रयोति प्रयत्नोर्जा, तो उसने उदान और इसको ये किया है, तो आप उसको सहज में पकड़िए, लेकिन आप सिर्फ स्वरभेद की चिकित्सा नहीं कर सकते, यू हैव टू गो हाँ, फॉर नर्वस सिस्टम आल्सो। तो ओके इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर मैम एट्रोफिक चेंजेस है तो आपको घृतपान और बृहण जन मासरस, मैम मासरस युक्त सिद्ध। हाँ सर, हाँ माधुरी बोल रही, डॉक्टर माधुरी, गुड मॉर्निंग सर। मैम आप नस्ते भी दीजिए ना उसको जरा। हाँ। मैम वचा तेल हाँ, का नुस्खे दिया है मैंने बच्चा नहीं, पेशेंट को। बृहण बृहण करने वाले ग्रहण करने तय का। है ना। सिरबला पहले दिया था सर, सिरबला से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, पेशेंट जितना भी उनका कॉन्शियसनेस मुझे जितना चाहिए तो वो नहीं, लेकिन वचा थोड़ा सा मैंने दिया तो पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल मुझे लगा, इसलिए मैंने वचा चालू रखा था। लेकिन मैम अभी बोल रहे तो मैं देखूंगी उनका, लेकिन सेरेब्रल एट्रोफी को सर हम आयुर्वेद में कैसे ट्रीट बात एट्रोफिक चेंजेस बात है तो उनको घृत और मुस्तादी यापन बस्ती दीजिए, यापना बस्ती। या अपना बस्ती? ओके सर। घृतपान कितना दे सकते हैं सर ऐसे पेशेंट में? अग्नि को बढ़ा के 100 ml तक, इसमें जैसे महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत 100 ml, अगर 100 ml खाएंगे तो 10 दिन, अग्नि को अच्छा करके मैं बोल रहा हूँ, तो हाँ 10 दिन में 1 किलो। सर, लेकिन उनको भूख ही नहीं लगती, दीपन पाचन दिया तो भी वो मेरा आम नहीं पाचक खाते। गोटी दीजिए ना, भूख लगेगा, सब पचेगा। लहसुन आदि वट्टी दीजिए, आम पाचक गोटी दीजिए। वो जितना गोली खाए तब तब खाना खाते हैं, और गोली नहीं खाए तो खाना दिन दिन भर मांगते नहीं वो अपने घर वालों से, वो जो भी लाए तो आपको घृतपान यही में। करना पड़ेगा, दीपन पाचन अनुलोमन यही से शुरू करना पड़ेगा। ओके और तो दूसरा क्या है कि एट्रोफिक चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेन में हो रहे हैं, तो आपको जब तक तेल का मात्रा बस्ती नहीं देंगी सर ये- मात्रा बस्ती के लिए दिया ना तो न्यूरोजेनिक मान के सर, वो स्पिंक्टर टोन मानो तो हम दिया तेल तो पेशेंट का ना सर कंटिन्यूअस स्टूल पास रहता है कि उसमें कंट्रोल ही नहीं रहता। मैंने उनको मोचरस भी डायपर डाला, पहना दिया करिए, पास हो तो डायपर डायपर पहना दिया करिए, उसमें क्या है। सर डायपर पहनाते तो नहीं नहीं होता, और वो ऐसे खुले रखते हैं तो पेशेंट दिन भर ऐसा रहता है सर, तो आप उसको डायपर पहना दीजिए, नहीं हो रहा है ना, डायपर पहन के उनको लगेगा प्रोटेक्शन है। अब तेल डालते रहिए, डालते रहिए, जितना स्नेहन होगा ना, जो न्यूरोजेनिक जो स्पिंक्टर का जो ये कंट्रोल हाँ वो आ जाएगा, और फिर इसी से एट्रोफिक चेंजेस जो है वो रिकवर हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएंगे। सर, तो बस्ती मात्रा बस्ती शीरबला से ही दूं? हाँ दे दीजिए, ओके 101 आवर्ती वाला दीजिए, और हाँ उनका स्नेहन करते जाएंगे ना, उतना बॉडी रिकवर हो, अग्नि भी प्रदीप्त होता है स्नेहन से। सर, पहले पछता था बस्ती उनको बहुत अच्छा तरह से रात भर तो उनका स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो था सर, हाँ लेकिन